Hello, dear students of class 8. I welcome you all for the new part of your chapter which was going on. Chapter 3 colonial agrarian policies. तो कुछ हम लोगों ने निपटा लिया था, इसमें ख़त्म कर लिया था कुछ टॉपिक. परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात कर रहे थे. एडवांटेजेस रह गए हैं तो उसके स्टार्ट करते हैं. So let's get started with the advantages of permanent settlements. परमानेंट सेटलमेंट के एडवांटेजेस, हम ये बात पीजेंट्स के बारे में, फार्मर्स के बारे में नहीं कर रहे. आई एम सेइंग द एडवांटेजेस टू द कंपनी. परमानेंट सेटलमेंट लाने के एडवांटेजेस कंपनी को क्या हुए, सुनिएगा ध्यान से. द कंपनी क्रिएटेड अ क्लास ऑफ जमींदार्स who intermediated between them and then peasantry and acted as naturally in the event of any rebellion by the peasant. होता एक्चुअली क्या था कि जो कंपनी ने जमींदार बना दिए थे, द पर्टिकुलर जो पीजेंट्स की जो जमीनें हैं उनके जमींदार अलॉट कर दिए थे कंपनी ने. तो उन पीजेंट से जब सामान लिया जाता था तो जमींदार जो होते थे वो बीच में एक्ट करते थे एज अ मीडिएटर. और अगर कोई रिबेलियन या फिर कोई विद्रोह करने की पोजीशन में आता था एज अ पीजेंट्री, अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पीजेंट्री में कोई अगर विद्रोह करेगा तो उसको जो जमींदार होते थे, इंटरमीडिएट होते थे, वो उसे शांत कराते थे. नेक्स्ट पॉइंट है, अंडर द सिस्टम द इनकम ऑफ EIC फ्रॉम लैंड रेवेन्यू वो सिक्योर. मतलब उनकी एक इनकम जो है वो सिक्योर्ड पार्ट में आ गई थी जो पहले सिक्योर नहीं थी. रेगुलर एंड स्टेबल. This helped the company met its growing expenses of military expeditions and administration. जितने भी खर्चे थे कंपनी के मिलिट्री और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, वो सारे पूरे होने शुरू हो गए थे. जमींदार्स were motivated to increase the agricultural production as the rate of revenue to be paid to the British was fixed. They could keep the surplus after paying their due to the company. अब क्या होता था, जमींदार्स ने मोटिवेट करने का काम शुरू कर दिया था फार्मर्स को, पीसेंट्स को, कि आप एक्स्ट्रा बनाइए, आप ज्यादा बनाइए, जिससे कि हम आगे भी सरप्लस में रहें अपनी पेमेंट्स देने के बाद कंपनी को. दिस वाज द मोटिव, जिसकी वजह से कंपनी को भी कभी कमी नहीं होगी और कभी भी पीसेंट्स भी, कभी फार्मर्स भी कमी नहीं रखेंगे. अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इफेक्ट्स ऑन द पीजेंट्स. मतलब इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट होते थे पीजेंट्स पे, हम लोग बात करते हैं उसकी. द एक्चुअल कल्टीवेटर्स वर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ जमींदार हु एक्सट्रैक्टेड एक्स्ट्रा ऑर्बिटेंट रेट्स और इम्पोज्ड इलीगल टैक्सेस. तो बड़ा ही एक इनके लिए एक बहुत बुरी कंडीशन थी कि इन्हें पूरी तरीके से आश्रित होना पड़ता था जमींदार पे, और उनके बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे बेचे जाते थे और इनसे बहुत चीप रेट्स पे खरीदे जाते थे. सो पीजेंट्स हैड टू पे रेवेन्यू इवन इफ देयर क्रॉप फेल्ड. Hence they were forced to borrow money from the money lenders at high interest rate. अब क्या होता था कि अगर उनकी क्रॉप फेल हो गई है तो भी उन्हें रेंट पे करना है, और मनी लेंडर्स जो वहाँ बैठे हुए थे अनऑथराइज्ड, वो उनको पेमेंट्स देने के लिए तैयार थे, बट बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. आगे बात करते हैं. इन केस ऑफ नो रीपेमेंट्स ऑफ लोन, मतलब जो उन्होंने पैसा लिया था अगर उसको वापस करने में वो असक्षम थे, वो केपेबल नहीं थे. देयर लैंड्स वर मॉर्गेज. दे हैड टू लुक for alternate employments or migrate to cities. I hope this is clear. आगे बढ़ते. Peasants were evicted from the lands they had to cultivate for generations. This created a class of landless peasants. Peasants को उनकी लैंड से हटा दिया जाता था और उनको evict कर दिया जाता था. नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं. In many places, money lenders replaced the landlords and took no interest in improving the agricultural production. Many were absentee landlords who leased out their lands to the tenants and they lived in cities. कुछ जगह तो ये होता था कि मनी लेंडर्स ही जो होते थे वो लैंडलॉर्ड बन जाते थे और जमींदार बन जाते थे, और कोई भी मोटिवेशन कुछ नहीं, अपना फायदा देखते थे, nothing else. The settlement benefited the zamindar more than the company.
because the land revenue collected from the peasant went up as the areas under cultivation increased. However, the amount they had to pay to company continued to be the same. अब क्या होता था, जमींदार के हाथ में है सब कुछ, उसे पता है अगर मुझे 10 रुपए देने हैं कंपनी को, तो अगर मैं 20 रुपए की उगाई कर लेता हूं तो मेरे पास 10 रुपए तो बचेंगे, तो मैं 10 रुपए अपने पास रख सकता हूँ और 10 रुपए कंपनी को दे सकता हूँ, क्योंकि कंपनी का तो फिक्स रेट है। अगर उसने 25 रुपए की कमाई रख ली, कमाई हो गई उसकी, तो वो 15 रुपए अपने पास रख के 10 ही रुपए देगा फिर भी कंपनी को। तो यहाँ पे जमींदार अच्छे से ग्रो कर पा रहे थे। बाय अर्ली 19th century, many of officials of the company were convinced that the system of the revenue had to be changed. अब यहाँ पे उनको changes फील होने लगे कि अब जो है ये सेटलमेंट को चेंज करना चाहिए, जहाँ पे तो हमसे ज्यादा जमींदार कमा रहे हैं पैसे। यहाँ पे शुरुआत होती है एक नई सेटलमेंट की, जो थी आपके स्क्रीन पे है, मालवारी सेटलमेंट। तो मालवारी सेटलमेंट क्या थी? मालवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1822 बाय हॉल्ट मैकेंजी इन मॉडर्न डे Uttar Pradesh, certain parts of Madhya Pradesh and Punjab. It accounted for 30% of the company's treasuries, covering the United Provinces, Central Provinces and Punjab. पहला पॉइंट पढ़ते हैं। Mahal means village, which for Mackenzie was very important and needed to be preserved. Hence, the unit of revenue settlement was the village or Mahal, and the revenue demanded was made collectively on the village. तो लॉर्ड जो हॉल्ट मैकेंजी हैं, उनके हिसाब से विलेज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर पार्ट्स में। हम लोग अच्छे से इस चीज के लिए अवेयर, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन भी महाल से हो सकता है। महाल मीन्स विलेजेस। द विलेज हेडमैन और लंबारदार कलेक्टेड the revenue and handed over to the government. मतलब जो विलेज का हेड था लंबारदार, उसने कलेक्ट किया और वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया। The head of the village fixed the revenue on the basis of type of land, total land under cultivation and customs and right of different agricultural groups. मतलब हेड ऑफ द विलेज था, उसको completely आइडिया था लैंड के बारे में, उसने हर पर्टिकुलर लैंड के हिसाब से रेवेन्यू को सेट किया, जो कि इजी हो और एस्टिमेशन अच्छा हो जाता है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन द विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महाल हैड टू पे। मतलब कल्टीवेशन हर का अलग अलग था, हर लेवल ऑफ लैंड अलग अलग थी, तो टोटल कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू वाज काउंटेड एज द रेवेन्यू फ्रॉम वन महाल, मींस वन विलेज। The rate of revenue was roughly half of the total agriculture produce. मतलब जितना बनाया है उसका आधा आपको रेवेन्यू देना है। This demand was to be revised periodically and not fixed permanently. मतलब ये फिक्स नहीं था, इसके fluctuations होते थे इसमें। However, even under this system, the condition of peasants remained pitiable and the head of the village retained the right to extract the revenue. जैसे जमींदार सिस्टम में होता था, जमींदार एक्सट्रैक्ट करते थे रेवेन्यू पीजेंट से, वैसे ही यहाँ पे हेड ऑफ द विलेज जो होता था वो रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करता था पीजेंट से, फार्मर से। कंडीशन अच्छी नहीं थी यहाँ पे भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।